हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 5 जुलाई 2021। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं द हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी, अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन के साथ साथ कई सारे न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट रही हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है 5 जुलाई 2021। आज हम देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं हिंदू न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स की अदर मैगजीन और पीआईबी में इम्पॉर्टेंट रही हैं। जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में। आपसे बिल्कुल साधारण प्रश्न पूछेगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, किस रिवर पर है, यहाँ ट्राइब कौन सी है, साथ ही बिहार में और कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं। तो इसको पढ़ लेने के बाद आपको बिहार में जितने भी नेशनल पार्क हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? बिहार में। कन्फ्यूजन क्यों होगा कई सारे बच्चों को? क्योंकि बच्चों को लगेगा कि जो वाल्मीकि साहब थे वो तो थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने रामायण भी लिखी थी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, बिहार में है। क्लियर? अब दो बातें यहाँ पे आपको बता दें और जो मैंने यहाँ नहीं बताई, वो ये कि तुलसीदास जी ने अपनी रामायण लिखी थी किसमें? अवधी भाषा में। ठीक है, वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामचरितमानस। ठीक है, सॉरी, वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण, तुलसीदास जी ने लिखी थी रामचरितमानस। ठीक है, तो वाल्मीकि की जो रामायण है वो वास्तव में किस भाषा में बताइए? संस्कृत भाषा में। ठीक है, और इसी भाषा को बेस बनाया था किसने? कंबन ने। कंबन ने जो रामायण लिखी, उन्होंने मूल रूप से लिखा था संस्कृत में, लेकिन उसे बाद में अनुवाद किया गया कन्नड़ भाषा में। क्लियर? तो इतनी बातें हम समझ गए। चलिए खैर आगे देखते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्या है? बिहार में है। थारू जनजाति भी यहीं पर पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि थारू ट्राइब कहाँ की है, तो आप बता देंगे कि थारू जो ट्राइब है वो वास्तव में बिहार की है। ठीक है, बिहार में और कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं? कई बार क्वेश्चन आपको बिहार पीसीएस में पूछा जाता है और कई बार स्टेट में भी आपको सुमेलित करने को दे देगा, तो पता होना चाहिए। एक तो बिहार में है भीम बांध अभ्यारण्य, दूसरा है राजगीर अभ्यारण्य, राजगीर तो आप बता ही देंगे देख कर ही। ठीक है, तीसरा है कैमूर अभ्यारण्य, चौथा है कंवर झील या पक्षी विहार, और पांचवा है विक्रमशिला या गंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे रिजर्व है। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताना है कि जो राजगीर है ये वास्तव में इतिहास में किस साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, आपको बस कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजगीर किसकी राजधानी हुआ करती थी। दूसरा हमारा जो आज का आर्टिकल है वो है विदेशी मुद्रा भंडार। प्रश्न आपसे ये पूछेगा बिल्कुल भी नहीं कि विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में आप हिस्ट्री बताइए। सिंपल सा प्रश्न ये पूछेगा कि विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत हम किन किन को शामिल करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये पता होने के साथ आपको इन सभी शब्दों का मतलब भी पता होना चाहिए। तो हम आज आपको ये डिटेल में पढ़ा देंगे। इसके बाद आपको एसटीआर ये वगैरह कोई भी चीज़ कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ट्रेडिशनल भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो थोड़ा सा बढ़ा है, अपेक्षाकृत उतना नहीं जितना बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं जो यूपीएससी फंसाने का काम करेगी। वो ये आपको दे देगी, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 3 दशकों से लगातार या क्रमिक रूप से वृद्धि में है। तो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि कई बार ऊपर गया, कई बार नीचे गया है। ठीक है, तो ये बात समझने वाली है। खैर देखते हैं क्या क्या इसमें शामिल हैं। पहला तो इसमें शामिल है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। ये क्या होती हैं अभी हम आपको बताएंगे। दूसरा इसमें शामिल है स्वर्ण भंडार। स्वर्ण भंडार का मतलब सोने का भंडार। ठीक है, तीसरा इसमें शामिल है विशेष आहरण अधिकार, यानी कि इस आपको एसडीआर क्या होता है। ठीक है, वो भी आपको हम बताएंगे इसमें। चौथा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोर्स के साथ रिजर्व ट्रेंच। रिजर्व ट्रेंच क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, ये 4 चीज़ें शामिल होती हैं। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा विदेशी मुद्रा भंडार में निम्न में से क्या क्या शामिल है, और आपको यही 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप देखकर ही बता देना कि अरे भाई रिजर्व ट्रेंच तो शामिल है, अरे भाई स्वर्ण भंडार भी शामिल है, इसमें विशेष आहरण अधिकार भी शामिल है, इसमें विदेशी पूंजियां भी शामिल हैं, पूंजी संपत्तियां। तो आप बता देंगे। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि ठीक है इतनी बातें तो हम बता देंगे, ये तो बता दो कि रिजर्व ट्रेंच होता क्या है। वास्तव में रिजर्व ट्रेंच उस मुद्रा को कहते हैं जिसमें प्रत्येक सदस्य देश आईएमएफ के द्वारा उसको ये मुद्रा प्राप्त कराई जाती है। ध्यान देना,
आईएमएफ एक प्रकार की मुद्रा प्रोवाइड कराता है जिसे हम रिजर्व ट्रेंच कहते हैं प्रत्येक सदस्य देशों को। किसका सदस्य देश? जो आईएमएफ के मेंबर होते हैं। आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है इस रिजर्व ट्रेंच का? इसका उपयोग ये होता है कि ये देश अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से जब भी इन देशों को आपातकाल में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पीरियड पर कई देश जो आईएमएफ के मेंबर होते हैं और उनको पैसे की ज़रूरत है तो वो इससे पैसा ले सकते हैं इस रिजर्व ट्रेंच के माध्यम से। मोटे तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि रिजर्व ट्रेंच क्या होता है, रिजर्व ट्रेंच एक तरीके से हमारे यहाँ जैसे होता है ना आपातकाल में रखा हुआ पैसा, बिल्कुल वही चीज़ होता है, लेकिन ये आईएमएफ के पास होता है और आईएमएफ के सदस्य देश ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आईएमएफ के सदस्य देशों द्वारा बिना किसी शर्त पर सहमत हुए अथवा सेवा शुल्क का भुगतान के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं कि भारत में जो आपातकालीन रिजर्व है हमारा, उसको बिना किसी की अनुमति के, बिना संसद की अनुमति के डायरेक्ट ही राष्ट्रपति उसका यूज कर सकता है। तो वही बात यहाँ पे है, ये इंटरनेशनल लेवल की बात है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है विशेष आहरण अधिकार या कहेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या होते हैं? तो ये होते हैं, ये ना तो मुद्रा होती है ना ही आईएमएफ पर इसका दावा किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको मुद्रा के रूप में उपयोग में ले आएं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसडीआर एक प्रकार की आईएमएफ की मुद्रा होती है। नंबर 2, इस पर आईएमएफ का दावा किया, इस पर आईएमएफ पर दावा किया जा सकता है। तो आप कहेंगे साहब ये दोनों गलत हैं। ठीक है, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। एसडीआर क्या होता है? एक तरीके का आप ये मानकर चल सकते हो कि आपस में कुछ कॉमन मुद्राएं हैं, उनको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि आप या तो हमें पैसा जापान के येन में दे दें, या आप चाइना की रेनबी में दे दें, या यूरो में दे दें, या पाउंड में दे दें, या डॉलर में दे दें। इन चीज़ों से संबंधित होता है ये एसडीआर। ठीक है, अभी देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी मुद्राएं शामिल हैं। ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने हेतु मुद्राओं पर एक संभावित दावा है, यानी कि आईएमएफ के सदस्यों का। अर्थात अगर हम मोटे तौर पर कहें, ये बास्केट ऑफ करेंसी होती है जिसमें 5 देशों की मुद्रा शामिल है। 5 देशों की मुद्रा कौन कौन सी? जैसे अमेरिका का डॉलर, यूरोप का यूरो, चाइना की रेनबी, जापान की येन और ब्रिटेन का पाउंड। सिंपल सी बात है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे क्या इंडिया का रुपी शामिल है, तो नहीं, इंडिया का रुपी नहीं शामिल है। आपसे 2 से 3 बार यूपीएससी ने प्रीलिम में यही क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी मुद्राएं बास्केट आपकी जो आईएमएफ की है करेंसी की, उसमें शामिल हैं या नहीं शामिल हैं, या एसडीआर में शामिल की जाती हैं नहीं की जाती हैं। तो आप बता देंगे कि यही 5 मुद्राएं हैं साहब, इसके अलावा और कोई मुद्रा इसमें शामिल नहीं की जाती। क्लियर? अब लास्ट आता है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां क्या हैं। वास्तव में ये ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनका मूल्यांकन देश की स्वयं की मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा के आधार पर किया जाता है। मतलब क्या है कि जैसे हर एक माता पिता अपने बच्चे का मूल्यांकन अपने हिसाब से करता है, लेकिन सोसाइटी की नज़र में उनका बच्चा हो सकता है कि अपने माता पिता के मूल्यांकन से और भी अच्छा हो। तो ये वास्तव में वही चीज़ है, दूसरों की नज़र में उस संपत्ति का मूल्यांकन करना। जैसे कोई लड़की वाला है, हो सकता है उस लड़की वाले को वो लड़का काफ़ी पसंद आए, या हो सकता है उस लड़की को वो लड़का एक तरीके से उसके लिए राजकुमार लगे, लेकिन माता पिता को वो नालायक से कम नहीं लगता। ठीक है, तो वही चीज़ है, जिस लड़की को ये लगा, मूल्यांकन उसने किया, ठीक है, ये कहलाता है एक तरीके का विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा इसी का घटक होता है। अब आप एक और देखिए, क्वेश्चन बन सकता है। आपको भी मैंने बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल हैं, 4 चीज़ें मैंने बताई। आपको 4 चीज़ें तो देगा ही देगा, हो सकता है थोड़ा और डेप्थ में क्वेश्चन बनाने को दे दे कि विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक क्या है, एसडीआर है ना, या कहेंगे विशेष आहरण अधिकार, या आपको दे दे कि सबसे बड़ा उसमें भंडार क्या है, स्वर्ण का। तो आपको भी लगेगा हाँ भाई हो सकता है स्वर्ण, गलत कराओगे। ठीक है, इसलिए नहीं करना है, आपको बताना है कि साहब विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक क्या होता है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ।
इन्हें डॉलर में व्यक्त किया जाता है। डॉलर किसकी मुद्रा है? अभी पढ़ा है आपने, अमेरिका की। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात बता दीजिए, अभी आप पढ़ के निकले हैं, कितनी करेंसी उसमें बास्केट में कवर की जाती हैं, जो कि IMF के SDR की बास्केट है, बास्केट ऑफ करेंसी जो बोलते हैं, 5। ठीक है, कौन कौन सी? डॉलर, यूरो, पौंड, रेनबी और येन। येन किसकी है? जापान की। ठीक है, चलिए ये याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम कल आपको नेक्स्ट में यही पूछेंगे। इसमें विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्रा की कीमतों में उतार चढ़ाव या मूल्य ह्रास का प्रभाव शामिल है। मतलब क्या है? इसमें ये होता है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार में रखी गई यूरो, जो कि यूरोप की, पाउंड, येन जापान की, ठीक है, पाउंड ब्रिटेन की, गैर अमेरिकी मुद्रा की कीमत है, उनके उतार चढ़ाव और मूल्य ह्रास। कई बार होता है ना कि यूरो गिर गया, कई बार हुआ पाउंड चढ़ गया, उसका भाव बढ़ गया। ठीक है, तो उसकी कीमतों के उतार चढ़ाव का अध्ययन किया जाता है, उस पर जो इम्पैक्ट होता है उसके प्रभाव को देखा जाता है। मूल्य ह्रास का मतलब कि मान लीजिए आज पाउंड सपोज कीजिए 70 रुपये है, हालांकि डॉलर से ऊपर कभी नहीं जाता है, मान लीजिए 70 रुपये पाउंड है, किसी दिन ये 50 रुपये हो गया, तो 70 से 50 आने में कितने रुपए की मूल्य की कमी हुई? 20 रुपए की। तो इस मूल्य ह्रास को भी इसमें शामिल किया जाता है। आपसे नहीं पूछेगा, इतनी बकवास आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमी ऑप्शनल वालों के लिए हो गया। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट आज का आर्टिकल है लॉस्ट आइस एरिया। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लॉस्ट आइस एरिया कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है या आर्कटिक में? तो आप कहेंगे आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, अब प्रश्न उठता है साहब आर्कटिक है कहाँ पे, अंटार्कटिका कहाँ पे? तो एक बार आप ये मैप देख लीजिए, ये देखिए ये आपका है प्यारा भारत। ठीक है, प्यारा भारत पे तो हमें जाना नहीं, हमें ऊपर जाना है। तो देखिए ये जो ऊपर का रीजन होता है ना यूरोप के, ये वाला रीजन, ठीक है, ये पृथ्वी को हम ज़्यादा ऊपर ले आए, बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं, इसको कहते हैं आर्कटिक रीजन। ठीक है, इस आर्कटिक रीजन के जो सबसे नीचे जो भाग होगा, यानी कि अफ्रीका के बिल्कुल नीचे, ये वाला, ये होता है अंटार्कटिका। अगर हम मोटे तौर पर इस पृथ्वी को आपको दिखाना चाहें तो अब आप देख सकते हैं ऊपर का जो ये पीक है ये होता है आर्कटिक, नीचे का जो पीक होता है ये होता है अंटार्कटिका। अब यहाँ पे आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं, वो ये कि आर्कटिक आपको यहाँ पे एक सी मिलेगा। ठीक है, आपको आर्कटिक सी दिखाते हैं और फिर हम आपको दिखाएंगे इससे लगने वाले देश, क्योंकि आर्कटिक काउंसिल पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मे भी हो सकता है फिर से नेक्स्ट टाइम यूपीएससी आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले। ठीक है, इसलिए हम आपको ये चीज़ दिखाना चाहते हैं। जैसे नॉर्वेयन सी है यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे शायद दिखा ही दे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको ऑलरेडी अभी दिखा देंगे कौन कौन से कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये अलास्का का रीजन है जो कि यूएसए के क्षेत्र में आता है, कनाडा का ये रीजन है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं ना, ये कनाडा है। ठीक है, ये आपका, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, हाँ ये आपका ग्रीनलैंड जो कि बताना चाहता था, ये आपका ब्रिटेन है, ये इसमें आर्कटिक में नहीं आता है। ठीक है, अब आप यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि आर्कटिक के अंतर्गत कौन कौन शामिल है। आर्कटिक महासागर शामिल है, अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है, कनाडा जो कि इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, कनाडा के बाद इसमें फिनलैंड, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया और स्वीडन। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा क्या इंडिया इसका आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है? तो नहीं। क्या ब्रिटेन इसका आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है? तो नहीं। ठीक है, क्या फ्रांस इसका मेंबर है? तो नहीं। जर्मनी नहीं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके मेंबर केवल कनाडा है, फिनलैंड है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, रसिया है, स्वीडन है। कई बच्चों को लग रहा होगा सर डेनमार्क दे देगा तो डेनमार्क को ही लगाना, वैसे डेनमार्क कभी देगा ही नहीं, आपको ग्रीनलैंड ही देगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये बातें समझ गए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक सदस्य यानी कि ऑब्जर्वर स्टेटस इसको प्राप्त है। ठीक है, ये परमानेंट इसका मेंबर नहीं है। दूसरी एक बात, ओटावा जो डिक्लेरेशन है, हालांकि हम आपको जब आर्कटिक काउंसिल पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें बता देंगे, बट फिर भी बता देना चाहते हैं, ओटावा जो कन्वेंशन है या ओटावा जो प्रोटोकॉल है वो वास्तव में आर्कटिक काउंसिल से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है। चलिए अगला हमारा आर्टिकल है एंटी मेथोनोजेनिक फीड सप्लीमेंट। ये क्या है? फीड सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट का पहले मतलब बताइए क्या होता है? सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जानवर ने खाना खा लिया या इंसान ने खाना खा लिया, उसके बाद उसको एक आम मिल गया या एक कटोरी खीर मिल गई या कुछ मीठा मिल गया, उसको कहते हैं सप्लीमेंट। ठीक है,
इसी तरीके से जानवरों को जब खाना मिल जाता है, चारा उनको मिल जाता है, भूसा उनको खाने को मिल जाता है, तो उसके बाद आपने देखा होगा कई बार जानवरों को खरी जो कि सरसों की होती है, या कई बार आपने देखा होगा उनको चोकर, चोकर के अलावा पशु आहार जो भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग कपिला पशु आहार, ना जाने क्या क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के पारस पशु आहार, ना जाने कौन कौन से नाम आते हैं, तो वो पशुहार खिलाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कई सारी चीज़ें विटामिन वगैरह मिक्स होती हैं जो दूध को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही ये बनाया गया है, एंटी मेथनोजोनिक फीड सप्लीमेंट। ये काम क्या करेगा, ये काम ये करेगा कि जानवरों के द्वारा जब खाना खा लिया जाता है, तो जब खा लेते हैं उसके बाद जब वो पगुरियाते हैं, यानी कि उसको पचाते हैं अपने पेट में, तो आप में से शायद कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, गैया हो या भैंस हो, उसके 4 पेट होते हैं। एक पेट में तो जल्दी जल्दी खा लेती हैं, ठीक है, दोबारा क्या करती हैं, उसको निकालती हैं। कभी भी आप ध्यान से अपनी गैया को, अपनी भैंस को देखना, पहले वो जल्दी जल्दी पूरा चारा खा जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता वो पूरा चबा चुकी होती, बिल्कुल भी नहीं, वो पहले खा के स्टोर करती है अपने एक पेट में। स्टोर करने के बाद वो चुपचाप जब बैठी होगी, देखना कभी, तो अपना वो मुंह चलाती रहती है, ठीक है, और मुंह चलाएगी तो गौर से देखना, अंदर से उसके गले से कौरा एक आएगा, उतना मुंह चबा लेगी, फिर वो चला जाएगा, फिर दोबारा आएगा दूसरा। तो जब वो चलाती है ना, तो इसी पेट से वो खाना आता है और उसको फिर से पचाती है, मतलब मुंह में दांतों में उसको बारीक तोड़ती है, और तोड़ने के बाद उसको दूसरे पेट में भेज देती है, ठीक है। दूसरा जो पेट होता है वो उसमें खाना पचता है, खाना पचने के बाद अलग अलग उससे हिस्से जाता है, वो जाता है फिर तीसरे पेट में पोषण के रूप में, और चौथा पेट तो उसका मतलब उसके बच्चे का होता है, ठीक है। तो ये 4 पेट होते हैं इसके। तो उसी चीज़ से रिलेटेड है कि जो ये गैया या भैंस जब चारा खाती है तो इसके मुंह से मीथेन गैस निकलती है, या जब ये पोटी करती है तो इसके मतलब उससे मीथेन गैस निकलती है। तो वो मीथेन गैस एनवायरनमेंट को काफ़ी दूषित करती है। उसे रोकने के लिए एंटी मेथनोजोनिक यानी कि एंटी मीथेन को रोकना, यानी कि मीथेन पर वार करना, उसके लिए सप्लीमेंट बनाया गया ताकि मीथेन का उत्सर्जन कम से कम हो। इसे हरित धारा नाम दिया गया है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इसमें पढ़ना नहीं है। एक तरीके का चारा है, ICMR के द्वारा इसे बनाया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, ठीक है, ताकि मीथेन उत्सर्जन कम हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें ब्लू हार्ट अभियान। ब्लू हार्ट अभियान क्या है? UNODC के द्वारा इसे जारी किया गया। UNODC का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ड्रग एंड कंट्रोल, ठीक है। ड्रग एंड कंट्रोल मतलब तस्करी से रिलेटेड होगा, तो सिंपल सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी रोधी कार्यक्रम है। अब एक क्वेश्चन आप बताइए, कल आपने एक हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व किया था तस्करी को लेकर कि कौन कौन सा एक कन्वेंशन है, एक संगठन है, उसने तस्करी जो वेश्यावृत्ति की ओर है, बच्चों को रोकने के काम करती है, उस कन्वेंशन का क्या नाम है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज आपके 2 क्वेश्चन हो गए, एक आपका वाल्मीकि से रिलेटेड था जिसमें हमने आपसे पूछा था कि रायगिर किसकी राजधानी है, और दूसरा आज का ये क्वेश्चन हो गया कि आप ये बताएंगे कि कौन सा तस्करी से रिलेटेड दूसरा कैंपेन या कन्वेंशन है, ठीक है। तो ब्लू हार्ट आपको पता चल गया। लास्ट है हमारा आज का आर्टिकल दोहा वार्ता। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि USA अपनी जो ट्रूप्स हैं उन ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रहा, वापस ले रहा है, अमेरिका ले जा रहा है अफगानिस्तान को खाली करके। तो इससे संदर्भ में एक पहले बहुत समय वार्ता हुई थी, उस वार्ता को कहते हैं दोहा वार्ता। UPSC प्रीलिम में आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है, बट आपसे हो सकता है मे भी फिर से क्वेश्चन पूछ लें, तो पता होना चाहिए कि दोहा वार्ता का संबंध किससे है? तालिबान और USA से, ठीक है। तो आपको इतना पता चल गया। चलिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आज का 5 जुलाई का करंट अफेयर्स आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट 6 जुलाई 2021 को कुछ नई घटनाओं के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।